Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड का हमारा बैच चल रहा है और एलटी ग्रेड के बैच में काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो टीजीडी से अलग आते हैं। तो पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए हम चल रहे हैं और अभी हमारा केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है और लगभग इस वीक भी हम पूरा केमिस्ट्री ही करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक से जो जनरली सिर्फ एलटी ग्रेड में आ रहे हैं, टीजीडी में नहीं आ रहे। मतलब टीजीडी में भी छोड़ दिए गए हैं। टीजीडी में मान लो एक चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक टीजीडी में छोड़ दिए गए हैं और एलटी में आ रहे हैं, तो हम पहले वो चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, वो टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम एलटी ग्रेड का आज चैप्टर शुरू जो हमारा चल रहा है, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझा दी है। आज हमारा फोकस रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखो, अगर लिखने को तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख देता था और आपको बताया था कि भैया ये रेट इक्वेशन होती है, समझ लो, चीज़ें होती हैं, क्लियर हो जाती है। ठीक है, रट्टा मारने को तो आप इनका भी काम चला सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ें बनती कैसे हैं और इनमें क्या कुछ चेंज कहाँ पर हो सकता है, और अगर ये रिएक्शंस मान लो कभी गैस स्टेट में आ गई तो क्या चीज़ें चेंज होगी, वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ना केवल ये नहीं कि बस चीज़ें याद हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, उसी फोकस को करते हुए कि आपके कंसेप्ट मुझे क्लियर कराने हैं, हर एक चीज़ को क्लियर कराना है। और मैं बता चुका हूँ कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली क्लियर कराते हुए मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। और इसे हम पहले शुरू करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो एक पिछली वीडियोस में हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। रेट कांस्टेंट क्या होता है वो हमने समझ लिया था। जब हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रेट कांस्टेंट के। तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। मैंने बताया था ना, वो टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन 100% आ सकता है। चांसेस है कि भाई 100% इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 टॉपिक की तीसरा टॉपिक है जिसके लिए मैं डेफिनेट कर रहा हूँ, निश्चित कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बनना है। दैट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक की इकाई। तो मान लो हमने कोई एक रिएक्शन ली, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल सी। एक तरह से ये सिंपल सी इक्वेशन है। यहाँ आपको पता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसके, ए बी सी एंड डी के रिस्पेक्टिवली। ओके, अलग अलग इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये पता है। अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखते हैं तो हम किसके बेस पे लिखते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन में हम इसे केवल जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखते हैं। दैट विल बी रेट इज इक्वल के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। अब ये मैं कल समझा चुका हूँ कि ये जो एक्स और वाई है ये ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, नॉट द थियोरेटिकल। तो एक्स और वाई ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, नाउ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो भी हमारे इनके कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो आती है उसका जो सम होता है वही हमारी अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई विजिकल n। तो हम अभिक्रिया की कोटि को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के। यानी जो भी हमारा सबस्टेंस है उसका जब हमने रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया और उसकी पावर कितनी आ रही है उसके बेस पे हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आती है कि सर के का फॉर्मूला क्या बनता है। तो के का फॉर्मूला देखो क्या बन गया, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी टू द पावर वाई। अब हमें इसकी यूनिट बतानी है, किसकी, के की यूनिट। तो के की यूनिट कैसे बता सकते हैं कि भाई जो ये रेट होता है, रेट मतलब अभिक्रिया की दर, उसका यूनिट देख लो क्या है और फिर इनकी यूनिट देख लो क्या है, ए और बी की। तो इससे निकल सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, रेट इंटू 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, जो ये रेट है ये है क्या, रेट मतलब क्या था, अभिक्रिया की दर, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो था रेट, और मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, 1 अपॉन ए और बी, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन आया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं
कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो आएगी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आएगी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। अब n क्यों आया समझो, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखता हूँ तो हमें पता है पावर जुड़ जाती है, x+y हो जाती है। x+y क्या है, n, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि k का जो फॉर्मूला आया वो ये आया। एक तरह से ये फॉर्मूला ही आया है यूनिट बनाने के लिए, फॉर्मूला कि अब आपको कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ में दिया हो आप वो रखो और उसकी पावर आएगी 1 माइनस n, एंड n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड टाइम आएगा सिर्फ इनवर्स, टाइम के लिए कोई n वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे केवल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 1 माइनस n है। अब हमारा जो जनरली कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम कौन सा लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो लेते हैं मोलैरिटी। ये भी ध्यान देना, मोलैरिटी, और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, तो इसे मोल लीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हम क्या रखेंगे इसमें हर जगह, मोल लीटर इन्वर्स। क्या रखेंगे, मोल लीटर इन्वर्स। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, सो एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो भी आएगा वो एन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट क्या बना सकते हैं, के की यूनिट हम क्या बना सकते हैं, अगर सिंपली अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मोल लीटर इन्वर्स टू द पावर 1 माइनस एन। समझे बात को भाई, कॉन्सेंट्रेशन की पूरी की जो यूनिट है वो मोल लीटर इन्वर्स है, और मोल लीटर इन्वर्स के बाहर है सॉरी 1 माइनस एन। ठीक है, और टाइम इन्वर्स दैट इज सेकेंड इन्वर्स। तो इससे हम यूनिट बना सकते हैं अगर हमें n की वैल्यू पता है। तो जो भी n की वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब n है क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हम k की यूनिट बना सकते हैं इजीली। समझ गए, तो कैसे बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है वो जीरो है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू जीरो। अब n की वैल्यू अगर जीरो है, n की वैल्यू अगर जीरो है तो अगर हम इसे फॉर्मूले रख दें तो ये छोड़ दो, ये वाला फॉर्मूला छोड़ दो, जो मैंने अभी लिखा उसमें रखो। मैंने क्या रखा है, k की यूनिट मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, यही तो लिखा था। अब यहाँ n की जगह जीरो रख के देखो, अगर मैं n की जगह यहाँ जीरो रखूँ तो 1 माइनस जीरो 1 हो गया, तो ये तो सेम रह गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बस ये आ गई 4 किसके लिए, n बराबर 0 के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये आ गई यूनिट। तो देखो यही मैंने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ सेकेंड इनवर्स आएगा भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ सेकेंड इनवर्स। ओके चलो हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए समझो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है n बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में k बराबर मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स में n बराबर 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो ये तो पूरी टर्म्स की पावर जीरो हो गई, यानी कि मोल लीटर इनवर्स की पावर जीरो हो गई। और सेकेंड इनवर्स, अब किसी की पावर जीरो है तो वो तो 1 हो जाता है, तो k बराबर सिर्फ क्या रह गया, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो k की यूनिट होती है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर किसी के लिए k की वैल्यू दे रखी है, मान लो किसी रिएक्शन में उसने कहा कि k की वैल्यू 2.30 समथिंग है, मतलब कुछ भी है, 305 इंटू 10⁻⁻5 है। ठीक है, और इसके आगे उसने लिख दिया ना मिनट इनवर्स, और ये पूछे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो एकदम बता देना ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान दो, k की वैल्यू के पीछे उसकी यूनिट क्या लिखी गई है उससे भी हम ऑर्डर पता कर सकते हैं। अब मिनट क्यों आया सर आप कहोगे, तो सेकंड बता रहे हो भाई, मिनट में भी तो टाइम को निकाल सकते हैं, हम तो ऐसा ही में निकाल रहे हैं तो सेकंड है। लेकिन अगर ऐसा यूनिट यहाँ यूज़ करें तो मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, मिनट इनवर्स भी आएगी, और इनवर्स भी आ सकती है, सेकंड इनवर्स भी आ सकती है। ठीक है ना, क्लियर समझ में आया। तो k की यूनिट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप ऑर्डर भी बता सकते हो, और अगर ऑर्डर पता है तो k की यूनिट क्या बनेगी वो बता सकते हो। अब सिमिलरली सेकंड के लिए क्या होगा भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी बताओ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का फॉर्मूला क्या है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ फॉर n बराबर 2 के लिए मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2,
सेकेंड इनवर्स। अब 1 - 2 का मतलब क्या है? -1, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर भी -1 आ गई। अब समझ रहे? तो इसे जब आप ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और एल की पावर कितनी आ जाएगी? सिर्फ एल। भाई माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, तो एल आ गई और सेकेंड इनवर्स आ गई। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए बिल्कुल ही अलग तरीके से आती है। अब एक खास बात है कि इन सब में लास्ट में तो सेकेंड इनवर्स तो सब में है, बाकी बस जो चेंज हो रहा है मॉल और लीटर में हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में मॉल लीटर है ही नहीं, ठीक है, मॉल लीटर वाला कुछ नहीं है, मॉल लीटर इनवर्स भी नहीं है। जीरो ऑर्डर में सिंपल है मॉल लीटर इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर में मॉल इनवर्स लीटर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जामिनर, लीटर मॉल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि L अपॉन मोल सेकेंड इनवर्स, ये भी सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इज इक्वल लीटर अपॉन मोल सेकेंड, ये भी सही है। समझ गए ना? तो भाई एग्ज़ाम में कैसा लिखा आता है वो आपको केवल कंसेप्चुअल वे में जानना चाहता है कि आपको कुछ पता भी है कि नहीं, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से लिखी आए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, ऐसे भी लिखी आ सकती है। आंसर तो सही है ना? तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें फोकस करके रखना होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब समझते हैं बात को। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने 0 का भी देख लिया, 1 का भी देख लिया, 2 का भी देख लिया, चलो 3 का भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो ये भी होता है, हाफ भी होता है, 1 and 1/2, या फिर इसे कहते हैं 3/2 भी होता है, 5/2 भी होता है। तो क्या उनके लिए भी हम के की यूनिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और इसी के बेस पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। अगर n बराबर 3 है तो आपको k की यूनिट बतानी है। तो k की यूनिट का फॉर्मूला मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ n बराबर आप क्या रख दोगे? 3 रख दोगे। और जल्दी से मुझे बताओ ABCD में से कौन सा आंसर आपका आ रहा है? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए ना? तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, वेरी गुड सर। तो वेरी गुड, मैं बताऊंगा नहीं, बाकी सबको भी कमेंट करने दो। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शन वाला आ गया, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। अब अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3/2 है तब यूनिट बताओ। तो इस बार हमें n बराबर क्या रखना है? 3/2 रखना है। k में मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स तो है ही सब में। ठीक है, अगर किसी में सेकेंड इनवर्स नहीं दे रखा है वो आंसर ही गलत है, वो तो हटा ही दो। बाकी अब देख लो क्या आएगा। इसका भी ए एक बार और देख लो। देखो भाई के बराबर क्या रह गया? मोल लीटर इनवर्स, और ये कितना रहेगा? देखो भाई 1 - 3/2 माइनस के हाफ रह जाएगा, है ना? समझ गए? 2 - 3 - 1/2 रह गया, और -1/2 होते ही k इज इक्वल मोल की पावर -1/2 और लीटर की पावर 1/2। सो व्हाट विल बी द आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्होंने लीटर को पहले लिख दिया। क्लियर हुआ? सही है, समझ में आ गया? तो इस तरह की चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अब देखो, मैंने आपको
के की यूनिट निकालना सिखा दिया। और अगर के की यूनिट दे रखी है, अगर यूनिट दे रखी है तो आप उससे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे बता सकते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, जनरली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए जब के की वैल्यू दी जाती है तो ये 3 ही दी जाती हैं जनरली। इन 3 यूनिट्स का देख के आप ऑर्डर बता सकते हैं। दिस वाज द इम्पोर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। चलते हैं आगे। अब ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनका ऑर्डर हमें दिखने में तो कुछ और होता है और होता कुछ और ही है, तो उन्हें हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आभासी अणुक अभिक्रिया या आभासी अणुक प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, आभासी अणुक प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब इनका क्या मतलब है? देखो, इनका मतलब ये है कि इसका एक्सपेक्टेड रेट लो, हमें लगेगा कि होना तो 2 चाहिए और होता 1 है। अब ऐसा क्यों होता है ये रीज़न भी जानेंगे, और ऐसी अभिक्रियाएं कौन कौन सी है उन्हें भी जानेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें रिएक्शन आती है वो आती है RCl प्लस H2O। अगर आप RCl की बात करें तो आपको ये पता होगा ये सब्सटेंस क्या है, ये हेलो एल्केन है। याद आया? पूरा का पूरा चैप्टर TGT में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स है ये। अब हेलो एल्केन्स की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो हमें पता है क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और HCl बनता है। ये तो रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि इसका रेट लो जो हम सोचते हैं वो क्या होना चाहिए कि भाई रेट इज इक्वल K इंटू RCl इंटू H2। ये होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई? 2 रिएक्टेंट्स हैं, दोनों को हमने लिख दिया, ये होना चाहिए। इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? 1 + 1 2। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो x + y = 2 आ गया। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल रेट ऑर्डर होता है, रेट लो जो होता है, वो क्या होता है? रेट इज इक्वल K-RCl। सिर्फ K- लिखो ना लिखो, K-RCl भी लिख सकते हो। तो RCl आया, H2O पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि इस रिएक्शन में जो रेट है वो H2O के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों है भाई? अब ऐसा इसलिए है बिकॉज जो हमारा वाटर है यानी कि H2 है वह बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, यहाँ जो वाटर होता है वो किस में होता है? एक्सेस में होता है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा कमी नहीं आती। ठीक है, और जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम नहीं होता तो उसके कॉन्सेंट्रेशन से कुछ खास फर्क पड़ने का ही नहीं। समझ गए? क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए इनका जो होता है ऑर्डर क्या होता है? 1। अब लग तो रही थी सेकेंड ऑर्डर की और ये है फर्स्ट ऑर्डर की, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसी तरह की 2 रिएक्शन हो रहे हैं, इनके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली रिएक्शन है CH3COCH3। इसका वाटर के साथ यानी हाइड्रोलाइसिस कराने पे, ये ईस्टर है, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराने पे 2 चीज़ बनती है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। अगर आपके पास एथेनॉल नहीं है तो मेथनॉल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है ये बताओ कौन सा सब्सटेंस है? ये है मिथाइल एथेनॉइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है साथ में? H2O दैट इज़ वाटर। ये क्या बनता है? ये बना एसिटिक एसिड, दैट इज़ हम कह सकते हैं एथेनोइक एसिड। और ये क्या बना? ये बना मेथनॉल एल्कोहल। ठीक है, ये बन गया। अब इसे रिएक्शन में भी अगर हम एक्सपेक्टेड देखें, एक्सपेक्टेड रेट लो क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था रेट इज इक्वल K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COCH3 एंड इंटू H2O। ये होना चाहिए था एक्सपेक्टेड। बट एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल रेट क्या होता है? एक्चुअल रेट होता है रेट इज इक्वल K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COCH3 ओनली। H2O पे डिपेंड ही नहीं करता, ये इसका आता है। तो अगर मैं यहाँ से ऑर्डर देखूँ n बराबर देखो 2 है, लेकिन इसका देखो तो 1 है, सो दिस रिएक्शन इज द ऑफ द
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये रिएक्शन भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चीज़ें क्लियर हुई? ये पूछी जाएंगी, और इसमें रीज़न क्या है, रीज़न यही है, वाटर इज इन एक्सेस। रीज़न पूछा जाएगा, सिंपल एक रीज़न है, वाटर इज इन एक्सेस। पानी जो है बहुत अमाउंट में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना चेंज नहीं हो रहा कि हमें पता लगे। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, गन्ने का रस। ठीक है, चीनी, गन्ने का रस। तो अगर हम उसका इन्वर्जन कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, देखो ये शुगर का फॉर्मूला है, ये वाटर हो गया, तो इससे बनता है, एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। ये भी आपके फ्रेंड्स सिलेबस में है, मैं आपको बता दूं। ये हमारा बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल जब आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह भी। और वैसे डीएनए तो नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सभी चीज़ें हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो वो जब पढ़ेंगे डिटेल में। खैर, बात करते हैं फिलहाल इस रिएक्शन में कि एक्सपेक्टेड रेट लोग क्या लिखेंगे आप, एक्सपेक्टेड रेट लोग क्या लिखेंगे, हमें जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए रेट। हमें रेट दिख रहा है कि जो रेट होना चाहिए विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 यानी शुगर एंड द वाटर। ये हमारा एक्सपेक्टेड है, और इसके लिए हमारी ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2। भाई इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, n बराबर 2 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे भी, एक्चुअल रेट लो एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 ओनली। H2O पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और इसलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या आती है, 1 आती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आता है, 1 आता है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आभासी अणुक अभिक्रिया है। तो इन सब केस में एक छोटी सी चीज़ पता लग गई कि अगर एग्जामिनर ये पूछे कि इनमें से कौन सी एक फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो समझ लो अगर वो रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, एक चीज़। सेकंड, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन अब तक ऑर्गेनिक के ही हैं, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, वाटर के साथ हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं। चलो अब एक और चीज़ बताता हूँ, उसमें बताना कि क्या वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। चलो 2 लिखता हूँ, 2 में से बताना। तो मुझे बताओ इस रिएक्शन का n बराबर क्या है और इस रिएक्शन का n बराबर क्या है। दोनों का रिएक्शन का n बताना है आपको। सेम है, काफ़ी हद तक सेम है, और ऐसी तो अभी पहले भी आई थी, उसी की एक और थोड़ी सी एक्सपेंडेड रिएक्शन है। अब बताओ, सोचो आराम से और बताओ। मैंने आपको हिंट दे दिया ना, अब तो बता सकते हो। तो ए वाली रिएक्शन का n कितना है, ये मान के चल लो कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, यानी CH3CO C2H5 के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और NaOH के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर है। तब n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्लियर हुआ। लेकिन इस वाली के लिए हमें पता है कि वाटर है, और वाटर जो होता है यहाँ पे एक्सेस में होता है, तो इसके लिए n बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन जो ये ऊपर वाली है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये गलती मत करके आ जाना, ये ऑफनली होती है, एग्जामिनर देता है, एग्जामिनर देता है और गलतियाँ यही होती है। सभी सोचते हैं CH3CO C2H5 आ गया और भाई ये याद है तो समझ लो अगर इसके साथ कुछ भी है तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। नहीं जी, नहीं है। अगर NaOH है तो ये सेकेंड ऑर्डर है, अगर वाटर के साथ है तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट, हो गया है तो बताओ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक की कोई डाउट नहीं है? पक्का 100% श्योर? कंफर्म? हटा दूँ? अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे सबसे अच्छी चीज़, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। इम्पोर्टेंट है, और ये रिएक्शंस ही जो हमारे पास इक्वेशन आएंगे, मतलब यहाँ से वो ही आगे हमें यूज़ करनी होती है। पूरा अच्छे से समझना। पहले समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जब हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस रेट लो एक्सप्रेशन में जो n की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। समझ गए? इतनी सी बात है कि नहीं? तो अगर मान लो मैं एक रिएक्शन लिए लिख रहा हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी, मान लो एक रिएक्शन ये है, और इसके लिए अगर मैं रेट इज इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई ये लिखता हूँ, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। समझ गए? देन इट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए? तब ये क्या हो जाएगी? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब मुझे बताओ x और y की वैल्यू 0 कब आ सकती है? जब x की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू 0 कब आ सकती है? जब x भी 0 y भी 0। तो इसका मतलब यहाँ पर रेट अगर मैं लिखने लगूँ तो k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर भी 0 और b की पावर भी 0, यानी कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से रेट सिंपल में क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ। समझ गए? तो हमें ये पता लगता है कि जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया क्या होती है कि अभिक्रिया की जो दर होती है, यानी अभिक्रिया का जो रेट होता है, वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। इट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक छोटी सी रिएक्शन लिख दी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ से अगर मैं रेट लिखूँ माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये हम लिखते आ रहे हैं पहले से ही, सबसे पहले दिन बताया था डेल आर अपॉन डेल टी करके, तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी लिख दिया। तो इज इक्वल के इंटू आर टू द पावर 0, क्योंकि इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से सिर्फ क्या रह गया? के, यानी कि माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के। तो डी आर इज इक्वल क्या रह गया? के डी टी। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट डिफरेंशियल की इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई काम यहाँ पर हमारे पास नहीं है। हमारे पास किसका काम है? हमारे पास है इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। अब मुझे बताओ क्या इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? नहीं आता। चलो शुरू से शुरू करते हैं, जीरो से। देखो, एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब इसके लिए मैंने कहा फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होता है वो के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 के होता है, यानी रेट बराबर के आ गया। अब इसका रेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के। तो यहाँ से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो ये आई, डी आर इज इक्वल के डी टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ के डी आर इज इक्वल माइनस के डी टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं? हम करते हैं लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है R0, यानी इनिशियल से लेके R तक, और R क्या है? द अमाउंट आफ्टर द टाइम t, जो t टाइम के बाद बची है। तो इसलिए जो हमारा dt का इंटीग्रेशन होगा वो t बराबर 0, यानी जब बिल्कुल 0 से शुरुआत हुई है रिएक्शन, वहाँ से लेकर के टाइम t तक होगा। टाइम t मतलब जिस पर हमारा जो सबस्टेंस है वो R रह गया।
इसे दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपने कोई सब्सटेंस 10 ग्राम लिया, जब रिएक्शन शुरू हुई t बराबर 0 टाइम था, बिल्कुल 0 से शुरू हुआ, और कुछ टाइम बाद ये 5 ग्राम रह गया। कितने टाइम लगा इसमें? t बराबर t टाइम लगा, हमें नहीं पता कितना भी है, t टाइम लगा। समझ गए ना? तो ये जो है ये मेरी R0 है, इनिशियल अमाउंट है, और ये मेरी R है कि 5 ग्राम रह गया, ख़त्म जितना भी हो गया, 5 ग्राम रह गया। दिस इज द फाइनल अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द टाइम t। ख़त्म नहीं, जो बची है वो। ओके तो ये हो गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा R माइनस R0 इज इक्वल माइनस के टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक और बात, ये माइनस का अगर मैं साइन चेंज कर दूँ तो ये हो जाएगा R0 माइनस R इज इक्वल के टी। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बताओ? k बराबर क्या आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा R0 माइनस R अपॉन टी, एंड दिस इज द जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ R0 जो भी आपको अमाउंट देंगे वो है इनिशियल अमाउंट, माइनस R आफ्टर द टाइम t समय के बाद जो अमाउंट बची है वो है, और t वो टाइम है जो उसमें लग गया। समझ गए? तो यहाँ से आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा दिया। अब यहाँ से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर के फॉलो करती हैं? अब आप कहोगे सर जीरो ऑर्डर फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए ना कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि वो किस कंडीशन में हो रही है। ठीक है, तो जनरली ऐसी रिएक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली ऐसी रिएक्शन जो या तो सनलाइट में हो रही है, उनके सामने लिखा रहता है एच न्यू एरो के ऊपर, है ना, या तो सनलाइट में होता है, या फिर कैटलिस्ट की जो रिएक्शन है इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती हैं जनरली वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या हैं? सबसे पहले देखो ये H2 प्लस Cl2 इक्वल ट्वाइस HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन गैस मिलकर क्या बना रही है? HCl बना रही है। ये किसका एग्जांपल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसका जो रेट आप लिखोगे, अगर लिखा जाए कि भाई इसका जो रेट है वो R H2 एंड Cl2 है, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ ध्यान दो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ये भी ध्यान दो, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये जीरो ऑर्डर की है तो इसका मतलब इसका जो रेट है वो सिर्फ k के बराबर है। अब यही चीज़ें हम गलती करके आते हैं, हमें पता तो होता नहीं, रिएक्शन दे देते हैं वो, और हम ये पूछ लेते हैं इसका रेट क्या होगा, तो हम एकदम से निशान लगा देते हैं ये कि भाई H2BCl2 पे हो गया करेक्ट। नहीं, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब एक मज़ेदार बात कि जब ये जीरो ऑर्डर है तो मुझे बताओ H2 प्लस Br2 इज इक्वल ट्वाइस HBr, ये क्या होगी? ये भी भैया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसी के तो साथ की है, उसी की तो फैमिली से है। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं और कौन सी। अगली हमारी रिएक्शन आती है अमोनिया। अमोनिया का डिकम्पोजिशन अगर हम देखें इनटू द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन में अगर हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करें, अमोनिया को तोड़ दें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। फिर आता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन द हॉट प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम की सरफेस पे, यानी प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो N2O का अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो तो यहाँ से N2 और हाफ O2 बनता है, ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इसका लिख भी दिया मैंने, जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट्स की जीरो पावर के होगा, तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू N2 टू द पावर जीरो, दैट विल बी इक्वल टू K। तो माइनस डी N2 अपॉन dt बराबर किया जाएगा। देखो ये भी है तरीका, है ना, तो इन सब में ये भी हम लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये डी N2 क्यों लिखा? ये वो है जो बेसिक हमने स्टार्टिंग में समझा था। किसी भी चीज़ के रिएक्शन रेट को समझाने के लिए हम क्या लिख रहे थे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, और इसको इन्होंने किससे इक्वलेट करा है? रेट लो एक्सप्रेशन से। ठीक है,
तो क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसका भी लिखने लगूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, DH2 अपॉन dt बराबर के, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ dBr2 अपॉन dt बराबर के। तो दोनों ही सही हैं, जो भी लिखा जाएगा दोनों सही हैं, क्योंकि हमें पता है ना हम अलग अलग के लिए दिखा सकते हैं इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, यही लिखी हुई आती हैं, यही हमें पहचानना होता है, तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से और कुछ सुनो, ये तो कॉमन चीज़ है, सब बताएंगे। एक्सेप्शनल जरूर होता है केमिस्ट्री में, वो एक्सेप्शनल सुन के जाओ मुझसे। पहली बात, अगर मैं ट्वाइस HCl को रिवर्स कर दूं, H2 प्लस Cl2 कर दूं, इट इज़ आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ट्वाइस HBr को रिवर्स कर दूं, यानी कि वो जो पहली रिएक्शन थी उसको रिवर्स कर दूं, इट इज़ आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ट्वाइस HI ले आऊं और उसको भी मैं तोड़ दूं, तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी इन रिएक्शन का अगर रिवर्स है तो भी जीरो ऑर्डर है। लेकिन मैंने कहा ना, ये रिएक्शन जो हो रही है किसकी प्रेजेंस में होती है? जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में। अब अगर इनमें सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पॉइंट नोट करो, अगर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, इफ दे आर इन absence of sunlight और कैटलिस्ट, अगर ये सनलाइट या कैटलिस्ट की absence में है, देन दे आर ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये ध्यान देना फ्रेंड्स, यही रिएक्शन जो सनलाइट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, अगर इनमें ये कंडीशन ना हो, सनलाइट और कैटलिस्ट वाली कंडीशन ना हो, आप इन्हें टेम्परेचर से या फिर किसी और मेथड से करा रहे हो, तो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में क्या देखना है कि भाई H2 और Cl2 के ऊपर अगर H न्यू लिखा है और 2HCl बन रहा है, तो आप एकदम क्या हो भैया, जीरो है। लेकिन अगर उसने सिर्फ H2 और Cl2 लिख के आगे 2HCl लिख दिया, तो आप इसे क्या हो भैया, ये सेकेंड ऑर्डर है। दिस शुड बी नोटेड। ये चीज़ें नोट करने की होती हैं। गलतियाँ वहाँ होती हैं जहाँ चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं, तो गलती नहीं करनी, समझना है और करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। सारे एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझा दिए, जीरो ऑर्डर के जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बता दी, एक्सेप्शनल क्या है एग्जाम से अलग वो मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता होना चाहिए। खैर, शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलो मैं अलग से बना के दिखाता हूँ, इसके लिए भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हम ले लेते हैं कि अभिक्रिया R2P। R क्या है हमारा, रिएक्टेंट अभिकारक है, और P क्या है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखने लगूँ तो हमें पता है जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका रेट होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁴, है ना, रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेट बराबर क्या लिख सकता हूँ, K × R, ये लिख सकता हूँ। अब इसी को अगर मैं रेट को dR/dt भी लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल KR, है ना। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ dR/dt बराबर -KR, यानी नेगेटिव साइन को मैंने दूसरी साइड पहुँचा दिया। अब इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ dR/R इज इक्वल -KT। दिस इज द फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग या डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है हमारी डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन भी कैसे कर रहे हैं, वही जैसा अभी बताया था कि इनिशियल अमाउंट R0 रहेगी, ठीक है, और आफ्टर टाइम T के बाद अमाउंट जो रहेगी R रहेगी। तो इंटीग्रेटिंग बहुत साइड R0 से लेके R तक dR/R इज इक्वल -K कॉमन बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, और T बराबर 0 से लेके T तक dt। ठीक है, अब जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो अगर आपको पता है dx/x हो जाए, तो ये क्या होता है नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज ln
आर अपॉन आर नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो सुनो ध्यान से, दोबारा बताता हूँ। जब भी हमें dx ओवर x करना होता है तो वो आता है ln x। अब क्योंकि यहाँ पे हमें दो पावर रखनी पड़ रही है r0 और r, तो वो कैसे आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, चलो कोई नहीं, कंफ्यूज मत हो। देखो ln r माइनस ln r नॉट, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और इस वाले को तो सिंपल, ये तो माइनस के टी हो गया बस। तो इसको मैंने ऐसे लिखा था ln r अपॉन आर नॉट इज इक्वल माइनस के टी। अब अगर मैं इसके नेगेटिव साइन को हटाता हूँ तो यहाँ से जो नेचुरल लॉगरिथम है वो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल के टी। तो हर एक स्टेप को बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल हर एक स्टेप को बताते चल रहा हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ से मुझे पता है जो नेचुरल लॉगरिथम है, अगर उसको मैं लॉग बेस 10 के साथ लिखूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल के टी। अब यहाँ से k बराबर क्या आ गया, k बराबर आ जाएगा 2.303, t आ गया डिवाइड में log बेस 10 आर नॉट अपॉन आर। अब चाहे आप बेस 10 लिखो या ना लिखो, log लिख के भी काम चल सकता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यही हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है, ये वाली। अब इसमें आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और आर क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मान लो आपने 10 ग्राम लेके चला था तो ये तो आर नॉट है, ठीक है। और आर क्या है कि अगर 12 सेकंड के बाद और अगर ये 2 ग्राम रह जाता है तो वो, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुई, कितनी ख़त्म होगी, 8 ग्राम, ये जो है रिमेनिंग है, बची हुई, ठीक है। तो चीज़ें मैंने एक एक करके क्लियर कर दी, न्यूमेरिकल में गलती मत करना, सारी चीज़ बता दी कैसे क्या चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास दो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई, कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इनको आप अपने पास नोट करके रख लीजिएगा, बहुत काम आएंगी। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या आती है, जीरो ऑर्डर के लिए आते हैं के इज इक्वल आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी, ये आते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। और फिर हमारे पास किसके लिए आई है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आएगी हमारी इक्वेशन, के इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया, पक्का, कंफर्म, ओके। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जांपल देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर के भी देखो। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के एग्जांपल देखो। सबसे पहली चीज़, ऑल द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रेडियो एक्टिव डिके आ जाए, कोई सा भी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। तो कोई भी रेडियो एक्टिव डिके देते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एक चीज़। सेकेंड थिंग, केमिस्ट्री से अलग आपके डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में जनरली जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मानते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है ना, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे है, ठीक है। समझ जाओ, पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो भी किस रिएक्शन के तौर पे है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो डेली लाइफ में हो गए। खैर, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मी शय हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव डिके हैं, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। बात करते हैं सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसमें क्या बनाता है, वाटर और ऑक्सीजन गैस, तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर।
फिर आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट इनटू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। समझो ध्यान से, पीछे भी आया था, पीछे क्या आया था, इस पर हमने H+ लिखा था और हमने कहा था हमें ये सेकेंड ऑर्डर लग रही है लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर, तो दैट्स वाई इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर। CH3CO CH3 + H2O के साथ है ना, तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एक्सेस में, दैट्स वाई इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लग तो सेकेंड रही थी फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हुआ। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ये बता चुका हूँ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए भी n = 1 है, इन सब के लिए n = 1 है वैसे। ठीक है, तो लगता सेकेंड है लेकिन है 1। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वा सॉल्यूशन। अगर आप जलीय घोल में अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन कराते हैं, ये है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, तो इसके अपघटन से क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस और वाटर। ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए भी n = 1 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं रेट ऑर्डर लिखने भी लगूँ इन सब के लिए, किसी के लिए भी, तो इनका जो रेट होगा वो होगा K × जो भी हमारा रिएक्टेंट मेन रिएक्टेंट है वो। जैसे अगर मैं NH4NO2 वाली के लिए लिखूँ तो ये आ जाएगा बस, और इसकी पावर 1 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो नहीं, सिर्फ ये है। और -D NH4NO2 अपॉन dt बराबर K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2, ये आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजो डेरिवेटिव्स, सेम चीज़ मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है और उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, वाटर एक्सेस में है, तो समझ जाओ वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो ये क्या है हमारा, डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराने पे एक तो बनता है अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और HCl। ठीक है, ये बनता है, तो ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बताए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आती है कि क्या कुछ और भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक और है, एक और बता देता हूँ। चलो, ये भी डिकम्पोजिशन की है, तो एक और है हमारे पास एग्जाम्पल। कितने हो गए थे पीछे, 6, ये 7वां एग्जाम्पल है। रिडक्शन ऑफ या डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो, रिडक्शन भी कह सकते हो। रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का रिडक्शन, तो ट्वाइस N2O5 जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये 2 गैस बनाती है, एक NO2 और एक O2। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, इसके लिए n = 1 है, और यहाँ पर जो रेट होता है वो क्या होता है, KN2O5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके आगे इसकी स्टोइक्योमेट्रिक कितनी है बताओ, N2O5 की स्टोइक्योमेट्रिक कितनी है, 2 है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, यानी x की बात करूं, वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ x ≠ a, यस और नो। ठीक है, चीज़ें समझ में आई कि नहीं। देखो स्टोइक्योमेट्रिक 2 थी लेकिन ऑर्डर क्या है, 1 है, तो यहाँ x तो 1 है और स्टोइक्योमेट्रिक 2 है, तो x जो है वो a के इक्वल नहीं है, स्टोइक्योमेट्रिक के इक्वल नहीं है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर रेट लो जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, यही चीज़ होता है कि उसमें जो हम पावर लगाते हैं, जो भी ऑर्डर उसका लिखते हैं, वो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, अब आती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आप कहोगे सर सेकेंड ऑर्डर की आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों नहीं कराई, बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है तो हम कर भी नहीं रहे। लेकिन एग्जाम्पल देख लेते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कहीं दे दें। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका पहला आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो ये आया था, यस आया था, लेकिन वो अलग था, ये अलग है, वो N2O था, ये NO2 है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और आएगा मैं उसका भी बता दूंगा, N2O का ये आएगा, वो भी अलग है। तो यहाँ NO2 जो है अगर ये डिकम्पोज होता है, ये बनाता है NO + O2, तो यहाँ से रेट जो इसका होता है वो सेकेंड ऑर्डर है, यानी KNO2⁻²। समझ गए, ये इसका रेट है। क्या मैं यहाँ से ही कह सकता हूँ x बराबर है, यस कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, इसकी स्टोइक्योमेट्रिक कितनी है, 2 है।
और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भी 2 है। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है नाइट्रस डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, N2O का डिकम्पोजिशन व्हेन इट इज़ इन एक्सेस, जब ये अधिकता में है तब। तो क्या बनाती है, N2 और O2 बनाती है। इस केस में भी जो रेट होता है वो K ऑफ N2O के सेकेंड पावर के इक्वल होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ एक चीज़। और एक और एग्जांपल मैंने इसका एक और बताया था, कौन से वाला बताओ, रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद NaOH, है ना। ईस्टर जो आता हमारे एथोनेट वाले कंपाउंड विद NaOH, जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, वो भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, CH3 COO C2H5। और इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ है तो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर NaOH के साथ है तो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका रेट हमारा क्या होता है, इसका रेट देखो, अब यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक वन है, यहाँ भी वन है, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और यहीं से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ NaOH, NaOH का ऑर्डर क्या है, तो भैया अगर NaOH लिखा हुआ है, समझो ध्यान से, अगर NaOH लिखा हुआ है और उसके साथ जो भी पावर लगी हुई है वही उसका ऑर्डर है 1। अगर NaOH लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, नील नहीं है, जीरो है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, तभी तो यूनिट है, समझ गए। तो ऑर्डर ऑफ NaOH कितना है इस रिएक्शन में, 1, ठीक है। और CH3COH का कितना है, CH3COO C2H5 का कितना है, ये भी 1 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए भी ऑर्डर हम बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो ये सारी की सारी मैंने बता दी आपको, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस, उनके एग्जाम्पल, उनका रेट कैसे लिखते हैं, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और 2 रेट लो जो मैंने बताई हैं फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के लिए, रेट लो एक्सप्रेशन में जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर में एक और चीज़ आती है, गैस फेज रिएक्शन, कि क्या हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में गैस फेज में लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम गैस वाली कंडीशन रखते हैं, वो गैस स्टेट में होती है। अब गैस स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं लिया जाता, प्रेशर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्रेशर। तो क्या हम फर्स्ट ऑर्डर को प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, वही देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो मान लो एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट A है जो गैस स्टेट में है, और ये 2 पार्ट में टूट जाता है, एक गैस B बनती है और एक गैस C बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, 2HCl वाला। मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है। NH3 वाला भी दे सकते थे, ये है। अब इस रिएक्शन में इन सब के प्रेशर हैं तो एक चीज़ ध्यान दो, स्टार्टिंग में एट टाइम t बराबर 0 ए क्या है, रिएक्टेंट। तो जब रिएक्शन बिल्कुल 0 पे है, शून्य पे है, तो मुझे बताना प्रेशर किस चीज़ का होगा, सिर्फ गैस का होगा, ए गैस का। तो मान लीजिए इसका प्रेशर PI है, यानी इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। और उस टाइम पे B का प्रेशर कितना है, 0, और C का भी 0। क्यों, समझो बात को, जब रिएक्शन शुरू हुई है तब तक तो B और C बनी ही नहीं है, हम कैसा लेके चल रहे हैं, इनिशियली क्या लेके चल रहे हैं, ए का ही तो लेके चल रहे, बाद में ए डिकम्पोज होके बनाएगा, वो बात की बात है। इनिशियली क्या लेके चले, PI इनिशियल प्रेशर, वो पूरे कंटेनर का भी है और वो ए का भी है, सिर्फ एक ही गैस है ना इसलिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब मान लो कुछ समय बाद, यानी t बराबर t पर, t टाइम पर, हमने ये माना कि B के भी x मॉल बन गए और C के भी x मॉल बन गए, तो इनका प्रेशर कितना होगा, x होगा। तो मुझे बताओ A का प्रेशर कितना रहेगा, समझो इस चीज़ को। एक कंटेनर था जिसमें सिर्फ पहले A गैस थी,
और पूरा प्रेशर केवल इसी का था, यानी जो इनिशियल प्रेशर था वो सिर्फ ए के कारण था, सिर्फ ए के कारण, ठीक है। लेकिन अब ये गैस बी भी बन गई, इसमें सी भी बन गई और दोनों के XX मोल बन गए, तो अब इसमें 3 गैस हो गई। तो ए का प्रेशर कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए में से एक्स मोल घटेंगे, एक्स मोल बी के बनेंगे, एक्स मोल सी के बनेंगे। ये स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन को करने का तरीका होता है, ठीक है। एक सब्सटेंस के एक मोल घटे तो दूसरे के जितने भी मोल्स बन रहे हैं तो दोनों के अलग अलग बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये हुआ। अब मुझे बताओ इस टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है। ए का तो PI माइनस एक्स है, बी का भी एक्स है, सी का भी एक्स है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एट टाइम टी टाइम पर कंटेनर में जो टोटल प्रेशर है वो PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इसके इक्वल है। तो यहाँ से PT बराबर कितना रह गया, टोटल प्रेशर कितना रह गया टी टाइम के बाद, PI प्लस एक्स, ये रह गया। हाँ या ना, समझ गए इतनी बात को, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। चलो जी, क्या मैं x बराबर ये लिख सकता हूँ PT माइनस PI, ये भी तो लिख सकता हूँ, बोलो बोलो, x बराबर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t द प्रेशर ऑफ गैस A कितना रह जाएगा, PI माइनस एक्स है ना, तो कितना रह जाएगा बताओ, PI माइनस PT माइनस PI, तो ये कितना रह गया, PI माइनस PT, 2PI माइनस PT, ये रह गया। तो T टाइम के बाद इतना प्रेशर किसका है, A गैस का। कितने टाइम बाद, T टाइम के बाद। इनिशियली क्या था, PI, और आफ्टर टाइम कितना है, ये। अब क्या मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनको रख सकता हूँ, समझो बात को। K बराबर क्या था हमारा, 2.303 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 10 R0, यानी कि इनिशियल अपॉन R रिमेनिंग आफ्टर टाइम T। तो K बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई T log बेस 10 R0 इनिशियल प्रेशर PI अपॉन R रिमेनिंग प्रेशर आफ्टर टाइम T 2PI माइनस PT, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की गैस फेज इक्वेशन ये आती है। तो मैंने आपको ये बता दिया गैस फेज में क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने गैस फेज रिएक्शन भी बना ली फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हर तरीके से बना ली, कोई दिक्कत अब नहीं बची। ओके ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, हाफ लाइफ पीरियड। इजी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब इसमें हमें दोनों रिएक्शंस के लिए, शून्य ऑर्डर के लिए भी, मतलब ज़ीरो ऑर्डर के लिए भी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए भी हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझो। इसको पहले कंसेप्ट को आपको क्लियर करता हूँ। मान लो एक रिएक्शन है R2P हो रही है, R2P हो रही है, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है, या हाफ टाइम का मतलब होता है, द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका, अभिकारक का, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स, बचता है कितना, हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल अमाउंट या हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। अर्धायु क्या है, अर्धायु वह समय है जिसमें
अभिकारक का जो सांद्रण है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो अपनी इनिशियल अमाउंट की आधी रह जाती है। ठीक है, समझ गए? तो अब मेरी बात सुनो, t बराबर 0 पे हम ये मान के चल रहे हैं कि R0 है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है R0। तो मुझे बताओ, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, जब t बराबर t हाफ है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया? आधा रह गया, आधा बचा हुआ है, मतलब अभी आधा खत्म हो गया, तो R0/2 रह गया कि नहीं? ठीक है, t हाफ पर कितना रह गया? R0/2। बस अब यही चीज़ें ज़ीरो ऑर्डर में भी रखनी है और फर्स्ट ऑर्डर में भी रखनी है, बस दोनों की मैं यही से बना के दिखा दूंगा आपको। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारी रिएक्शन क्या थी? k इज इक्वल R0 माइनस R/T। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10 R0/R, ये थी। अब इनमें देखो k बराबर कितना है? k ही है। R0 इनिशियल अमाउंट R0 ही है, माइनस कर दो R0/2 डिवाइडेड बाई t, और t भी क्या? हाफ। तो क्या मैं यहाँ से इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, t हाफ इज इक्वल R0/2 के। भाई देखो 2R0 माइनस R0, अब ये 2 नीचे चला गया, दैट विल बी, और k इधर ले आया मैं नीचे और t हाफ उधर ले गया, तो ये रिएक्शन हो गया किसके लिए? हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, सो ये जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। ओके, सो दिस इज द जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इक्वेशन। अब यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि हाफ लाइफ जो होती है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ। ठीक है, समझ गए? जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इसे जनरेट करो। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे बताओ, टी हाफ बराबर क्या ये लिख दूं 2.303 डिवाइडेड बाई के, टी इधर चला गया, के नीचे आ गया, log बेस 10 R0 ही रहा, लेकिन नीचे वाले R की जगह R0/2 आएगा बिकॉज इट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट। अब ये 2 ऊपर चला गया, R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो टी हाफ बराबर क्या आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई के log बेस 10 2 रह गया। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। तो यहाँ से अगर हम टी हाफ निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 2.303। अनिला मैं थोड़ा सा हटा के लिख देता हूँ ऊपर को, यहाँ लिख देते हैं ऊपर थोड़ा सा जगह में, इससे आगे यहाँ पर। तो टी हाफ इज इक्वल 2.303, तो ये आया, log बेस 10 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाई के, तो यहाँ से टी हाफ बराबर क्या आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यही टी हाफ का फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली भी होता है, और जो ये टी हाफ है वो किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने हाफ लाइफ के फॉर्मूले भी यहाँ से जनरेट कर लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ से? आई होप कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे हाफ लाइफ तक यहाँ क्लियर कराना था, मैंने बता दिया। देखो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला? ये होता है इनिशियल अमाउंट अपॉन 2k। ये जीरो ऑर्डर के लिए है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो टी हाफ है वो किसी भी रिएक्शन के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। चाहे आप 100 ग्राम लेके चलो, चाहे 10 ग्राम लेके चलो, दोनों के डिकम्पोज होने में, आधा रहने में इक्वल टाइम लगेगा। डजेंट मैटर कि आपके पास 10 ग्राम है या 100 ग्राम है।
ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही आज हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है, और इसका एक तरह से पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका। कल से हम कोलिजन थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे सब कुछ, और आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ी सी मैथमेटिकल थी, थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप थी। इन डेरिवेशंस को अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक चीज़ है, आप सबसे पहले तो रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार दोबारा देखना, जहाँ से भी कन्फ्यूज़न है वहीं से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इनको लिखकर अपने पास पूरा डेरिवेट बनाओ, पूरा डेरिवेशन खुद से करो, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, एग्जामिनर कहीं ना कुछ अटका के देता है। मान लो मैंने फाइनल रिएक्शन ये लिख दी, और अगर आप इसी फॉर्मूले को लिख के बैठे हो और एग्जामिनर इससे पहले वाली लाइन को आपको एग्जाम में दे देता है कि T12 इज इक्वल 2.303 अपॉन K log बेस 10, या फिर सिर्फ log 2 लिख देता है, तो क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, यही तो फॉर्मूला है। समझ गए? तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अब ये कब याद रहेगा? एक फॉर्मूले से कभी याद नहीं होता। ठीक है, आप जिस लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हो वो लेवल बहुत अच्छा है, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम बहुत अच्छे लेवल का होता है, तो आपको चीज़ें भी उसी लेवल की तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगली शुभकामनाओं के साथ क्लास यहीं पे आज की एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो अपनी तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट है, कभी भी कोई भी आपको चीज़ें, सजेशन, बुक्स वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, आप लिख देना, टेलीग्राम पर लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझे बता देना। आई विल प्रोवाइड एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि UPTGD की जिस भी टाइम होगी, शायद 9:30 बजे होती है रात में, तो आ जाना। सो गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।